2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। बीजेपी इस बार कोई चूक करना नहीं चाहती। शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है। रायपुर में 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने चुनिंदा नेताओं की बैठक भी ली। बैठक में 2023 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 76 विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए हैं और जिन 14 विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, वहां विधायक ही जिम्मा संभालेंगे। अगले साल विधानसभा का चुनाव है 2023 में और उस दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा में अच्छी तैयारी हो, इसलिए कुछ प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो अपना काम देखेंगे। 2023 में हर विधानसभा हम लोग जीतें, इसकी जो तैयारी करेंगे। इधर बीजेपी की तैयारी पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर फिजूल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है और आने वाले 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब ये उनसे पूछिएगा, उनका प्रशिक्षण शिविर है, वो बताएंगे। और जिस तरह से सरकार हमारी मजबूती से चल रही है, जन कल्याण के कामों में नीतियां एक के बाद एक आ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने के तरफ से साबित कर दिया गया है कि जनता उनके साथ में है और 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रही है। नेतृत्व का अभाव है। पार्टी गुटबाजी में बटी हुई है। कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया है। ऐसे में इनके द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। जानकारों का मानना है कि 2023 में सत्ता वापसी का रास्ता बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में बीजेपी अपनी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहती है और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसा परफॉर्म करेगी, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। टीएस देव प्रकरण के बाद क्या बीजेपी को कुछ संजीवनी सा मिल गया है? भले उस संजीवनी में प्राण लौटाने की ताकत हो ना हो, लेकिन बीजेपी हर मुमकिन कोशिश में है जहां से वह सत्ता के दरवाजे तक फिर से लौट सके। बीजेपी चुनाव के 1.5 साल पहले पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर है। विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और लगातार पार्टी के अंदर मंथन का दौर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब फिर से अपनी धार पाने की जुगत में है। लेकिन बीजेपी दूसरे के खेमे में झांक तो रही है, पर अपने किले को कैसे मजबूत बनाया रखा जा सके, इस पर मंथन की तरफ बढ़ती दिख नहीं रही है। खैर, तो पार्टी के अंदरूनी हलकों की बात है, लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर इस बात को लेकर पुरजोर चर्चा है कि बीजेपी को चुनावी तैयारी से पहले खुद की मजबूती को टटोलना चाहिए। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बीजेपी आखिर सत्ता की तरफ लौटने को इतनी बेचैन क्यों है? क्या उसे वाकई में कोई ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया है, या फिर वह कांग्रेस के अंतर्द्वंद को अपने लिए जीत का कवच मानकर चल रही है? बीजेपी के अंदर बाहर खूब सारे सवाल हैं, जिसका जवाब बीजेपी को न तो पार्टी के भीतर मिल पा रहा है और न ही पार्टी के बाहर। ऐसे में दूसरों की कमजोरी के बूते ही सत्ता पाएगी बीजेपी। कांग्रेस पर हमला करने से पहले क्या बीजेपी को खुद की मजबूती को टटोलना जरूरी नहीं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मिशन पर बीजेपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन भंसाली जी, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं अमित चिमनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, मैं अनिल जी के पास चलता हूं। अनिल जी, बीजेपी है कहां? सड़क पर तो दिख नहीं रही है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, पूरी तरह से हवा हवाई हो गई। ये सिर्फ दिखावा है या माहौल बनाने की कोशिश है? और जो रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्या वह रणनीति 2023 में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला पाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए आदित्य, आपने जो सवाल उठाया कि बीजेपी है कहाँ, तो बीजेपी जनता के मन में है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के विश्वास पे है और बीजेपी अभी आत्ममंथन के दौर में है। यदि ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है
देखिए, मुझे याद है कि यशवंत सिन्हा होटल बेबीलोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि ये लड़ाई क्या है, उन्होंने बोला ये विचारधाराओं की लड़ाई है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों से आप जब भी बात करें बीच बीच में ये बात उठाते रहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, और वाकई में विचारधारा की लड़ाई है। हम कोई लीबिया, अफगानिस्तान और दूसरे देश नहीं है जहां पर शस्त्रों से लड़ाई लड़ते हैं राजनीतिक दल, या लेकिन देश में विचारधारा एक चलती है, उसके आधार पर पार्टियां राज करती हैं। जनता को जिसकी विचारधारा पसंद आती है उस पर वो सत्ता सौंप देती है। लेकिन अभी जो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, इसमें 3-4 चीजें मायने रखती हैं। पहला ये कि क्या भाजपा विधायक और सांसद जो बड़े पद पर आ गए हैं, क्या वो कार्यकर्ताओं के बराबर रह करके उसी तरह विचारों को सुन सकते हैं? फिर देखिए, इसे बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा की बात होती है। आज मैंने देखा कि आरएसएस चीफ भी पहुंचे थे, उन्होंने पूरे परिवारवाद की बात कही, उन्होंने अनुशासन और संयम सिखाया। मैंने देखा कि उसमें विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह विश्व हिंदू परिषद और दूसरे दल हिंदुत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर के भाजपा विधायक, ये सारे लोग 3 दिन तक बाकायदा झोले, बैग और कपड़े लेकर के वहां पर चिंतन शिविर में बैठे हुए प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। क्या कांग्रेस नहीं करती है? अभी देखिए आप, राजीव भवन में मैंने देखा कि अच्छे अच्छे विचारकों को, जो कांग्रेस के बड़े विचारक हैं, उनको बुलाया गया और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, उनको वैचारिक आधार समझाया गया कि कांग्रेस की विचारधारा का आधार क्या है। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि जब कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को समझाने के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को, जनता को समझाने के लिए पैदल यात्राएं चलाई, ताकि महात्मा गांधी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा लोगों तक पहुंच सके। तो ये एक अच्छा कदम है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इससे होता यह है कि पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है, वो पार्टियों के इतिहास को समझता है, उसको लक्ष्य मिलता है, वो कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन, इससे जो एक आत्मविमुख हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं आत्म संयम की एक धारणा मिलती है, उससे बड़े लोगों के विचार मिलते हैं, उससे वो अनुशासन सीखता है, आत्म संयम सीखता है। वो कहा जाता है ना कि एक बार यदि पार्टी ने सूचना दे दी तो फिर सोचना नहीं, यानी सूचना के बाद सोचना नहीं। यह भी किसी राजनीतिक दल में अगर अनुशासन है तो यह प्रशिक्षण वर्गों के चलते ही संभव हो पाता है। जी साहब, बहुत प्रखर वक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत जल्दबाजी हो रही है? 1.5 साल का वक्त बचा है, आखिरी के 6 महीने पहले कार्यकर्ता भूल तो नहीं जाएंगे, प्रभारी भूल तो नहीं जाएंगे कि आखिर प्रभार किसका मिला था उनको? थक तो नहीं जाएंगे कार्यकर्ता? क्योंकि पिछली बार भी 65+ का टारगेट आपने रखा था, वो टारगेट कांग्रेस ने अचीव कर लिया था। जल्दबाजी नहीं हो रही, ऐसा नहीं लग रहा अमित जी? अगर आप लोगों को जब मन करे तो आप कहते हैं कि बीजेपी जो है वो चुप करके बैठ गई है, और जब काम करे तो फिर ये आ जाती है बात कि बहुत जल्दबाजी कर रही है। तो अपने अपने व्यूज हैं और सबको अपने व्यूज रखने का अधिकार है। मैं भी अपने व्यूज रखते हुए पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्क्रिप्ट आज शुरुआती दौर में प्रभारियों की नियुक्ति की बात कर रहा हूँ चिमनानी साहब जी भाई, अगर चुनाव अगले साल है तो अभी से तैयारी होगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह या कांग्रेस पार्टी की तरह घर में दुबक के बैठने वाली पार्टी के लोग हैं ही नहीं। हमारा तो ऐसा है कि हम विपक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में, जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। कोरोना काल में क्या था, सरकार की जिम्मेदारी थी कि जनता का सहयोग करे। हम समर्पण का एक कार्यक्रम लेकर के आए, हमारे कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे थे, कांग्रेस के लोग एसी में बैठे हुए थे अंदर। तो ये मिजाज है भारतीय जनता पार्टी का कि वो मेहनत भी करते हैं और वो किसी चीज में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहते हैं, और वो अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास भी करते हैं। और प्रशिक्षित होकर तथ्यों के साथ बात करना, सही जानकारियां जनता तक पहुंचाना, ये हर पार्टी का धर्म होना चाहिए। हमारा धर्म भी तो यही है और हम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,33,000 करोड़ रुपया दिया है छत्तीसगढ़ को, वो जनता तक नहीं पहुंचेगा अगर, तो उसकी आवाज उठाएंगे ना हम, उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को देंगे ना कि देखिए आवाज भेजे माननीय मोदी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने नहीं पहुंचने दिया। उसके अलावा खाद भेजा, नहीं पहुंचने दिया। किस प्रकार से एमएसपी बढ़ रही है तो उसका जो बेनिफिट है वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है, और तमाम मुद्दे हैं। और 2-3 प्रश्न अभी शुरुआती दौर में आए कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हुआ, तो हमको मालूम था अविश्वास प्रस्ताव हमारा गिरेगा, हमारे तो 14 विधायक हैं। लेकिन आपने और सबने नोटिस किया कि टीएस सीधे जी ने तो 4 पेज की चिट्ठी में 4 बिंदु उठाए। हमने जो आरोप पत्र विधानसभा में दाखिल किया उसमें 151 बिंदु है, उसमें तथ्य है, और रात को 2 बजे तक विधानसभा में हमने जनहित के मुद्दों पे चर्चा की है।
तो विपक्ष में क्या बैठने का काम तो नहीं करेंगे, और जहां हमारा संगठन मजबूती का काम है वो भी सतत चलता रहता है, तो प्रशिक्षण भी चलेगा और जनता में जो मुद्दे हमें लेके जाने हैं वो भी लेके जाएंगे, और सरकार की जो विफलता है उसको भी घर घर पहुंचाएंगे। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फिर आने वाला समय ही बताएगा। ठीक, नितिन जी मेरे साथ जुड़े। नितिन जी, केंद्र से लगातार लड़ाई करते हैं आप, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ मुखर होते हैं, कभी केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होते हैं, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया। अपनी जमीनी तैयारी करेंगे कि केवल केंद्र को ही कोसने में 3.5 साल निकल गए और 1.5 साल आप लगा देंगे? ऐसा तो नहीं, आप कोसते रहिए, बीजेपी सेंध लगा कर निकल जाएगी आगे। तैयारी कुछ करेंगे कि केवल केंद्र सरकार के भरोसे कि उनको कोस कर जनता को बता देंगे हमारा ये नहीं हुआ, हमारे 20,000 करोड़ नहीं मिले, हमारे 50,000 करोड़ नहीं मिले? अरे भाई, ये सब वादा करने से पहले क्या मोदी जी से पूछा था आपने? अब जब देना पड़ रहा है आपको तो मोदी जी याद आ रहे हैं। अपनी जमीनी जो स्थिति है वो आप नहीं लगता और बेहतर करने की जरूरत महसूस करनी चाहिए नितिन जी? देखिए, जमीन कांग्रेस की बहुत मजबूत है, और आपने ये जो कहा कि मोदी जी को कोस रहे हैं, तो कोस नहीं रहे भाई, अधिकारों की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है वही तो मांग रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। बूथ स्तर पर देखिए, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल रेडी है। मुझे अच्छे से मालूम है, खैरागढ़ का जब उपचुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा दम्भ भरा कि हम तो सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं और हम सेमीफाइनल मैच जीत के दिखाएंगे। तो सेमीफाइनल तो हार गए, तो फिर जो टीम सेमीफाइनल हार जाती, क्या वो फाइनल खेलती है क्या? ये तो फाइनल से भी आउट है, इनके पास नंबर ही नहीं है। इनके उस समय मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह आके बोले थे 65+, हुआ क्या? 15 में सिमट गए, बाद में तो अभी और 14 में आ गए। और हम अभी से, मैं आपको आपके चैनल में कहता हूं कि हम मिशन 71+ पे काम कर रहे हैं। 71 तो है, हम 71+ पे नितिन जी बात की थी, बीजेपी ने ले लिया था, आपने अभी से मत बात करिए 75 पर। 71+ पे काम कर रहे हैं, और हम जुमले नहीं, हम हमारे कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जा रहे हैं ना। वो मुस्कुराने का ही काम है उनको। 75+ का नारा उन्होंने दिया था, आपने ले लिया, अब आप 71+ का नारा दे रहे हैं। मुस्कुराने दीजिए, वो कभी भी, आप तो नक्सलिज्म के विषय में भी यदि डिबेट करवाओगे, किसी हत्या के विषय में, तो भी मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके मुस्कुराहट से, मुस्कुरा मैं भी सकता हूं, लेकिन एक प्रवक्ता की एक जो गंभीरता होती है वो गंभीरता होनी चाहिए टीवी चैनल्स पर, मुझे ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बीजेपी बटी हुई है। बहन पुरेंदेश्वरी ने ही बयान दिया था, एक बीजेपी का कार्यकर्ता थूकेगा तो पूरी कांग्रेस बह जाएगी। क्या हुआ? उसके बाद जितने चुनाव हुए भाजपा बह गई। तो ये बहन पुरेंदेश्वरी ने आज भी एक जो प्रशिक्षण शिविर में कुछ बातें कही कि भाजपा के नेताओं को एकता बना के रखनी होगी। ये एकता पे जोर क्यों दे रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में भाजपा बटी हुई है। साथ ही प्रशिक्षण शिविर नहीं, प्रायश्चित शिविर आयोजित करना था। 15 साल जो इस प्रदेश की जनता को लूटा है, उसका प्रायश्चित करने के लिए इन लोगों को वो मानस भवन में इकट्ठा होना था। बहुत अच्छा सुना मैंने कि योग भी करवाएंगे, मनोरंजन भी करेंगे। तो योग की जरूरत भाजपा के नेता को मुझे लगता है ज्यादा है, मानसिक रूप से बहुत अवसाद में है, काफी प्रेशर में। तो योग वगैरह थोड़ा सा पुरेंदेश्वरी जी अच्छे से करा के जाए तो मुझे लगता है थोड़ा फ्रेश होंगे। पाटिल जी, मानना पड़ेगा ना, इस बार पहली बार विधानसभा में, मैं अनिल जी के पास आऊंगा। अनिल जी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी संगठित नजर आई, विधानसभा के भीतर भी और अब धीरे धीरे विधानसभा के बाहर भी। कोई ऐसा दौर नहीं हमने देखा, ज्यादा से ज्यादा वॉकआउट होता, 5 मिनट के लिए होता था, फिर से वापस सदन में, और सदन की गंभीरता भी दिखी, भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता भी दिखी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो अब आ रहा है, 76 विधानसभाओं के प्रभारी जो हैं वो तय किए गए हैं, और 14 वो रहेंगे जिन्होंने, जो विधायक अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब साफ है, 1.5 साल पहले ये बिल्कुल क्लियर है स्थिति कि 90 विधानसभाओं में हमें आज से ध्यान देने की जरूरत है, और हर प्रतिनिधि की, हर जो वहां पर उन्होंने एक डिप्लॉय किया एक शख्स को, उसकी जवाबदारी उस विधानसभा को जिताने की। फिलहाल क्या स्थिति अनिल जी देख रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 76 लोग जो नए चेहरे हैं, इन नए चेहरों पर कहीं ना कहीं दांव खेलने की तैयारी, ताकि अभी से तैयारी शुरू की जा सके? देखिए, बीजेपी की इस चीज़ में तो मास्टरी है कि उसने बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया है। खासकर जब चुनाव होते हैं तो बूथों से लोगों को निकालना और वोट डलवाना, इस मामले में बीजेपी थोड़ा माहिर है। उसका संगठन, उसका कारण भी है, उसका संगठन मजबूत है, उसके पीछे दूसरे संगठनों की भी टीम है, अनुशासित कार्यकर्ताओं की उनकी अपनी फौज है, जैसा कि वो दावा करते हैं।
जहां तक 76 प्रभारियों की जमात है, ये 76 प्रभारी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि कार्यकर्ता पूरे ऊर्जस्वित मन से सामने नहीं आता। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या बहस चल रही है कि जो पुरानी टीमें हैं वो बदली नहीं गई हैं, जो 15 साल तक मंत्री रहे या विधायक रहे या सांसद रहे या जिन्होंने निगम मंडल के सुख भोगे, आज भी वही संगठन में हैं, आज भी वही चेहरे संगठन में, जैसा कि सोशल मीडिया में बहस चल रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो जिस तरह से पार्टी में खदबदाहटें हैं उसको एक कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा, आपको नेताओं को भी एक करना होगा। अब सवाल यह आ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने छत्तीसगढ़िया ब्रांड की इमेज बना ली है तो बीजेपी का कौन सा नेता सामने खड़ा होगा? अभी चेहरे तलाशे जा रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि बिना चेहरे के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन एक छत्तीसगढ़िया ब्रांड, अगर आपको इस राज्य में मन जीतना है लोगों का, 2.5 करोड़ लोगों का मन जीतना है, तो छत्तीसगढ़िया की बात तो आपको करनी होगी। तो इसलिए पार्टी को उन नेताओं को खड़ा करना होगा। तो नेताओं में भी आपसी जब तक एकता नहीं होगी, जब तक आप संभाग वाइज नेता खड़े नहीं करेंगे, जब आपके मोर्चा जब तक सफल नहीं होंगे, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा, ये जब तक संयुक्त परिणाम नहीं देंगे तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर कांग्रेस को भी दोबारा सत्ता में आना है तो उसको इस तरह की स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए आप 76 प्रभारी बना दीजिए, चाहे 90 बना दीजिए, चाहे 180 बना दीजिए, लेकिन एक व्यक्ति कोई बूथ को नहीं जिता सकता। बीजेपी भी जानती है, वो चुनावी प्रबंधन करना जानती है, वो सांगठनिक प्रबंधन करना जानती है, और इसलिए उसने ये लोग तैयार किए, तथा प्रशिक्षित लोग हैं ये। ऐसा नहीं है कि अचानक तैयार खड़े कर दिए गए, 2-2.5 साल से उनका प्रशिक्षण चल रहा था और सीनियर लोग बैठाए गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी ने इस बार नए लोगों की लिस्ट बनाई है, नए चेहरा है, युवा चेहरे हैं। हो सकता है अमित चिमनानी जी को भी मौका मिले, कहीं ना कहीं मिलना भी चाहिए, वो इतने देर से संघर्ष कर रहे हैं। तो पार्टी अब युवा चेहरों पर भरोसा कर रही है। मैंने तो ये भी सुना है, हो सकता है अपुष्ट जानकारी हो, कि रमन सिंह को कह दिया गया है कि आप भी अपनी नई टीम तैयार करिए जब तक नए लड़के युवा सामने नहीं आएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले नगर निगम चुनाव जीते, विधानसभा चुनाव जीते, आप देखिए 20-22 साल के लड़कों ने बीजेपी के 60-60 साल की उम्र के नेताओं को हराया है। तो बीजेपी इस बार समझ चुकी, कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है, वो नए और युवा कार्यकर्ताओं को सामने कर रही है। 76 प्रभारियों की नियुक्ति भी उसकी जीत का एक नया मार्ग साबित होगी। अब 76 प्रभारी बना दिए हैं, 14 आपके विधायक हैं जो प्रभारी के तौर पर रहेंगे, कुल मिलाकर 90 विधानसभाओं में टीम आपने तैयार कर ली है। अब विधानसभा खत्म हो चुका है, अब सड़क की लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए खाद की कमी, किसानों की अपनी समस्या, बेरोजगारी की समस्या, शराबबंदी, ये वो पॉइंट से 151 बिंदु आपने तैयार किए हैं। लेकिन 151 बिंदु से अगर सीधे बात करूं तो 10 से 15 बिंदु ऐसे हैं जो सीधे जनता को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। अब वो कनेक्ट करने का समय आ गया, कहीं ना कहीं अब बड़े नेताओं को बाहर सड़क की लड़ाई जनता के लिए लड़नी बहुत जरूरी है, महसूस की जानी चाहिए। और नई टीम, भारतीय जनता पार्टी की अब नई टीम सामने दिखनी चाहिए, ऐसा महसूस नहीं करते आप? क्योंकि यही वो चेहरे थे जिनके सहारे आपने 2018 का चुनाव गंवाया था, केवल 14 सीट पर सिमट गए थे आप। चुनाव में हार और जीत के अलग अलग कारण होते हैं और सबकी अपनी समीक्षा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी की बात है, अभी 3-4 दिन पहले ही प्रदेश में जो अपराध अपनी चरम सीमा को लांघ चुके हैं उसको लेकर के प्रदर्शन हुआ। एक लंबी रैली निकली और राजधानी की सड़कों से जब गुजर रही थी तो मैं था उसमें, लोगों को कहते हुए सुना कि थैंक यू, आप वाकई जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि हम नशेखोरी और अपराधों से परेशान हैं। और कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, युवा मोर्चा का देखिए, सीनियर्स का देखिए, जवानों का देखिए, कि जो बैरिकेड लगे हुए थे वो उखड़ गए। जनता के हक की आवाज बनकर भाजपा सड़कों पर है। उस समय जब हम सड़कों पर थे तब हमारे विधायक सदन में थे। जैम पोर्टल पर जवाब नहीं दे पाए, आसंदी को कहना पड़ा, स्पीकर को कहना पड़ा कि आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, जवाब नहीं दे रहे हो, हंसी के पात्र मत बनिए। आधा घंटा उन्होंने विशेष समय दिया और 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का विषय आज भी चल रहा है। आवास के मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाए, एग्रीकल्चर के कई मुद्दों पे जवाब नहीं दे पाए, कई मुद्दों पे जवाब पिछले विधानसभा में अलग आए, इसमें अलग आए, प्रशिक्षण देने के दिया जाता है, जो ये बोल रहे हैं। नितिन जी, आपका प्रशिक्षण यही है बीच में बोलने का, आप बोलते रहिए, लेकिन जनता समझती प्रशिक्षण है इस चीज का दिया जाता है कि झूठ को कैसे रेसिपी बनाकर सच प्रस्तुत करना है आम जनता के सामने। मिलता है ना, बीच में बोलिए, अपनी बारी में भी बोलिए और दूसरे के में भी बोलिए। ये प्रशिक्षण आप लोग मत लीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? मैंने उंगली उठाकर बहुत देर तक रखी, फिर जब आप नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहे थे तब मुझे बोलना पड़ा। अरे कुर्सी में तब मुझे बोलना पड़ा कि जनता ने ये बैरिकेड के पास खड़े होकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे।
आपके नेता पुलिस के बैरिकेड्स के पास खड़े होके जो नौटंकी और जो नाटक कर रहे थे वो दिख रहा था सारा कि किस प्रकार अस्तित्व की लड़ाई वो वहां पर लड़ रहे थे। 15 साल खूब मलाई खाई है ना, अब आ रहा है सब सिखाने। किसने दिया बीच में बोलने का? किसने? नितिन जी के पास चलूंगा मैं। अच्छा सुनिए सर, ऐसा है कि ये लोग जवाब देने में हम तो भैया जनता की आवाज उठा रहे हैं। नहीं, जनता की आवाज नहीं बोलने का, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये चैनल और एंकर तय करेंगे। जनता से वादे किए वो पूरे करो। जनता की आवाज हम विपक्ष में हम उठाएंगे, आपको वादे पूरे करने। अरे कर्मचारियों का कितने दिन का हड़ताल चल रहा है? सरकारी काम अरे तो आप उठाओ ना, पर तथ्यात्मक उठाओ भाई, तथ्यात्मक उठाओ, कुछ सच हो उसमें उठाओ। वे जुमलों की बारात निकाल रहे हैं आप। अरे जमानत जिनकी कौन सी हड़ताल चल जब्त हो रही है अरे वो तो ये हड़ताल हमको विरासत में मिली है भाई। आप क्या देते थे? आप क्या देते थे इन कर्मचारियों को? हमने 2 बार, कांग्रेस ने 2 बार इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया। अरे महंगाई बढ़ कहां से रही है भाई? महंगाई आप बढ़ा रहे हैं और भत्ते का प्रेशर भी हमारे ऊपर डलवा रहे। वाह, उचित समय पर उचित निर्णय उनका भी होगा। ये सरकार न्याय करती है, आप लोगों के जैसे अन्याय नहीं। नितिन जी को इंस्ट्रक्शन है, जब पोल खुले ना तो डिबेट को खराब कर दो। ये सारे कांग्रेसियों को प्रशिक्षण है। और आप नितिन जी बोलेंगे और मैं बीच में टोकूंगा। चलिए बात पूरी करिए। नितिन जी बीच में नहीं बोलेंगे, कमिटमेंट की आपसे। देखिए सर, आप जो सत्ता पक्ष सदन में जाना है भाई, सदन में जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं वो डिबेट में भी ऐसे ही करते हैं, सवालों से बचने के लिए बीच में टोकते हैं। मेरा एक सवाल है, ये कर्मचारियों को 4 साल से आप ठेंगा दिखा रहे हो। आप कभी जांच कमेटी बिठा देते हो, आप कभी आश्वासन देते हो, तारीख पे तारीख देते हो, उन लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी कर रहे हो? ये बताओ। आपने क्या किया? अरे आपने क्या किया? सुन लेते जी, कंप्लीट करिए, फिर समय नहीं मेरे पास जी। हम आ गए ना विपक्ष में, आप बताओ क्या करोगे? आप बताओ। भाई हमारी सत्ता है, 2 बार बढ़ाया है महंगाई भत्ता। आप महंगाई पे नियंत्रण करिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपनी असक्षमता अपनी करनियों को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। कर्मचारियों का एक सर्वोपरि है, उचित समय पर उचित निर्णय होगा, न्याय होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे 4 साल में क्यों नहीं हुआ न्याय? अरे देंगे, 2 बार बढ़ाया है और आगे भी उचित समय पर उचित निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरी बात है, पूरा मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी के पास चलता हूं, समय में पास करना जी। ऐसा नहीं लगता कि जितने वादे करके संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, 71 का मैंडेट उसको मिला था, यही कहीं भारी ना पड़ जाए? क्योंकि हमने देखा था चुनावी वर्ष में 6 महीने 8 महीने पहले ये जिस तरह से दौर चला है हड़तालों का, वो चलता था। 1.5 साल का वक्त है और पूरा कर्मचारी संगठन सड़क पर है। ऐसा नहीं लगता कि नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही सरकार के प्रति? देखिए आदित्य, किसी भी सरकार के हम समझते हैं कि जनता का विश्वास लेकर के आते हैं वो लोग। घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी बनाया था और कोशिश की है कि उसको कुछ हद तक पूरा कर सके। लेकिन मैंने देखा कि अभी देखिए विधानसभा में सवाल आया, मैं बड़ा आंकड़ों में देख करके पता नहीं कहां से छूट हो गई सरकारी विभागों की, कि सरकार ने सिर्फ 22 लोगों को नियमित किया। पिछले 3.5 साल में आप सिर्फ 22 लोगों को नियमित कर पा रहे, ये जवाब दिया गया विधानसभा में। अब मुझे नहीं लगता विभाग से गलत जानकारी आई कि सरकार ने उसको देख नहीं पाया। इसी तरह सरकार कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा एक बड़ा वोट बैंक है। अगर आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, कंप्लीट नितिन कंप्लीट में, अगर बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी, युवाओं का भरोसा जीत सकेगी। इसी तरह आपने शराबबंदी करने की बात की थी, अगर उसकी ओर भी अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूं उसकी सामाजिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपने वादा किया है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी पूरा करेंगे तो सरकार के रिपीट करने में कांग्रेस को मदद ये काम कर दीजिए। भाजपा के लोगों को ये है कि 2023 का विधानसभा चुनाव न तो कांग्रेस के लिए बहुत आसान रहने वाला है, न तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 15 साल सत्ता में रही है, 3-3.5 साल हो गया सत्ता से बाहर है, 1.5 साल का समय जो बचा है, निश्चित तौर पर सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है। और जरूरी भी है, क्योंकि सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से मंथन का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से 90 विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी अभी से बनाए दिए, कम से कम ये अच्छी बात है कि बीजेपी कम से कम इलेक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। सभी तय करके हम रख रहे हैं 2023 का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।